दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है और भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया के 200 देशों की कतार में भारत का नंबर 136वां है। यानी भारत से ऊपर दुनिया के कई गरीब देश भी हैं जो प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत में किसी भी व्यक्ति के औसत आय से ज्यादा पाते हैं। राजनीतिक तौर पर भारत 2047 में विकसित हो जाएगा, लेकिन उस विकसित देश की पायदान की दिशा में बढ़ते हुए कदम मौजूदा वक्त में कहां पर टिके हैं और कैसे टिके हैं, शायद इसका एहसास लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री को हो तो रहा होगा, लेकिन उनके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं जब जब वह इस देश की हकीकत को बयां करने की दिशा में जाते हैं और कमोवेश हर शब्द राजनीति के हिस्से में चला जाता है और उसके बाद जो तथ्य निकल कर आते हैं वो या तो किसी राजनीतिक चुनावी रैली का संदेश होते हैं या फिर अपने राजनीतिक कैडर को दी गई घोषणाएं होती हैं। लेकिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण खुले आसमान तले, खुली आबो हवा के बीच लोगों के साथ ताल्लुकात को जोड़ता भी है और आने वाले वक्त में भारत को लेकर मौजूदा सरकार का क्या नजरिया है इसे रखता भी है। इसीलिए अक्सर तमाम प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कोई वादा देश की जनता से जरूर करते हैं। लेकिन क्या आज आपने प्रधानमंत्री के भाषण में कोई वादा सुना जो उन्होंने जनता से किया? हालांकि पहली बार जो खुद बीजेपी के और आरएसएस के अपने एजेंडे में रहा हुआ है कॉमन सिविल कोड, उसको भी बीते 75 बरस से सांप्रदायिक सिविल कोड की तर्ज पर रखते हुए कहा कि अब जरूरत सेकुलर हिंदू कोड की है। और सेकुलर शब्द आते ही एक झटके में हिंदुत्व का नारा बीजेपी और आरएसएस कैसे लगाती है यह किसी से बचा हुआ नहीं है या किसी से दूर नहीं है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की एजुकेशन सिस्टम, इस देश के अस्पतालों को लेकर, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, इस देश के भीतर में स्टील इंडस्ट्री को लेकर, इस देश के भीतर में हर उस बढ़ते हुए कदम के आसरे जो भारत की इकोनॉमी को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सोचते हैं, उसका पूरा जिक्र आज लाल किले के प्राचीर से था। इस दौर में पहली बार प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, सरकार के आंकड़े उसके उलट जरूर हैं, लेकिन लाल किले के प्राचीर से जब जब प्रधानमंत्री ने इस देश के नाम जो वादा किया, वो वादा हर वक्त चूक क्यों गया? 2014 में इस देश के एक गांव को गोद में लेने का जिक्र था। मौजूदा वक्त की हकीकत यह है कि इस देश के किसी भी सांसद के हिस्से में कोई एक गांव गोद लिया हुआ बचा ही नहीं है। एक वक्त इस देश के भीतर में स्वच्छ भारत का ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया गया। स्वच्छ भारत की परिस्थितियों के साथ इस देश में बढ़ते हुए शौचालय गिनती में बढ़ते चले गए, लेकिन परिस्थितियां क्यों नहीं बदली और सेप्टिक टैंक इस देश में उसके समानांतर क्यों नहीं लगे? मैला ढोने वाले आज भी क्यों हैं और उनकी मौत गटर में क्यों हो जाती है? इसका कोई जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस देश की कानून व्यवस्था या इस देश में समाज के ऊपर संयम भरा नियंत्रण गायब क्यों हो चला है? लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे अपना भाषण शुरू किया और जरा कल्पना कीजिए कि सिर्फ 3.5 घंटे पहले कोलकाता में बंगाल की महिलाएं और जो बच्चे डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके परिवारों के लोग उस जगह पर जमा हो गए जहां पर एक लड़की के साथ जितना विभत्स कुकर्म किया गया, और उन परिस्थितियों के भीतर उनका गुस्सा उफान पर था। वो उस अस्पताल के भीतर चले गए, उस कमरे तक चले गए जहां पर यह सब कुछ हुआ है। इस देश की तकदीर की लकीर कैसे आज खींची जाए
हमें लगता है आज इसका जिक्र करने की जरूरत है, वह भी प्रधानमंत्री के भाषण के अक्स तले, क्योंकि पहली बार इस देश के भीतर में कानून को लेकर नहीं बल्कि कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया। तो बात आज वहीं से शुरू की जाए, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया था कि राजनीतिक रैलियों में दिए जाने वाले भाषण और लाल किले के प्राचीर से दिए जाने वाले भाषणों में अंतर होता है, लेकिन सिर्फ शब्दों का अंतर नहीं होता है, वो शायद लोगों से जुड़ने और उससे सरोकार बनाने का भी अंतर होता है। तो आज बात कॉमन सिविल कोड से एक तरफ सुन लीजिए प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, और दूसरे बाद सुन लीजिए आज लाल किले के प्राचीर से उसी बात को कैसे कहते हैं। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो उच्च नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हर कोई जानता है कि अयोध्या और धारा 370 के साथ साथ कॉमन सिविल कोड बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में कोई आज से नहीं है, यह बरसों बरस से चला आ रहा है। तो क्या लाल किले के प्राचीर से आज इसका जिक्र इस रूप में होना चाहिए? यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जब संविधान लागू होने के बाद 1951 में 1951 में जब नेहरू लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया अब इस देश में 5 ईयर प्लान यानी प्लानिंग कमीशन बनाया जा रहा है। इसी के सिलसिले में इस देश के भीतर में चाहे वह श्वेत क्रांति हो, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे 2009 में मनमोहन सिंह द्वारा डिजिटल इंडिया का ही जिक्र क्यों ना किया गया हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री रिफॉर्म का जिक्र कर रहे थे और इस देश में आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया या इकोनॉमिक रिफॉर्म पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए। और जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस देश में बाजार अर्थव्यवस्था के पूरे खाके को इस रूप में सामने रख दिया कि दुनिया के सामने भारत एक बाजार के तौर पर और भारत एक कंज्यूमर के तौर पर कैसे उभर कर सामने आएगा। और जो पुरानी लकीर समाजवादी दृष्टिकोण की चली आ रही थी उससे उलट उन्होंने इस देश की इकोनॉमी का उस कच्चे चिट्ठे को रखा जिसके बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की पूरी परिस्थिति बदलते चली गई। और अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तो 1998 में इसी लाल किले के प्राचीर से उन्हें कहना पड़ा कि हम रिफॉर्म 2 अपना रहे हैं, यानी पीवी नरसिम्हा राव जिस रिफॉर्म के आश्रय चले थे हम उससे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री रिफॉर्म का जिक्र कर रहे थे,
लेकिन रिफॉर्म की सोच क्या होती है? क्या वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है? क्या वाकई वो इस देश के अलग अलग सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री जो कह रहे थे हर क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उस रिफॉर्म की स्थिति क्या है और मौजूदा वक्त की स्थिति के बीच क्या उनके भाषण लिखने वालों ने मौजूदा परिस्थितियों को पढ़ा नहीं? क्योंकि इस देश में रिसर्च पर पैसा सबसे कम हो गया। इस देश के भीतर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो बजट है बीते 5 वर्ष में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए बढ़ पाए हैं। और प्रधानमंत्री अपने भाषण के जरिए इस देश के भीतर नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका जिक्र वो 2020 से हर भाषण में इसी लाल किले के प्राचीर से करते चले आ रहे हैं। और आज उन्होंने एक शब्द उसमें जब और जोड़ दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के युवा उच्च शिक्षा के लिए इस देश को छोड़कर जाएं, तो फिर जरा कल्पना कीजिए 3 बरस बीत गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने को लेकर, और इन्हीं 3 वर्षों में भारत के सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए युवाओं ने भारत को छोड़ा और दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए, और बढ़ते बढ़ते इस बरस तादाद 8 लाख पार कर गई। क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है? प्रधानमंत्री को क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस रूप में इस देश के भीतर जो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया है उसमें सरकारी कॉलेजों की क्यों जरूरत है, सरकारी अस्पतालों की क्यों जरूरत है? उन्होंने आज जिक्र किया कि हमने 1 लाख सीट डॉक्टर यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बढ़ाई है, और अब अगले 5 बरस में हम 75,000 सीट और दे देंगे। लेकिन क्या उनके भाषण तैयार करने वालों ने यह नहीं बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी भी सिर्फ 55,000 सीट है, 50,000 के करीब उससे ज्यादा सीट प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में है, जहां पर पढ़ाई करने के लिए आपको करोड़पति होना होगा, तभी बच्चा वहां पर पढ़ाई कर पाएगा। इसी